गरीब मेहंदी वाली। गुंजन, ओ गुंजन, जरा इधर आकर ये कपड़े सूखने के लिए डाल दे। माँ आप कर लो ना, मैंने हाथ में मेहंदी लगा ली है। इस लड़की को और कोई काम नहीं है, जब देखो हाथों में मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। ये नहीं कि काम में मेरी कुछ मदद कर दे। अरे माँ, आप कपड़े ऐसे ही रहने दो, मैं कुछ देर के बाद धो दूंगी, आप काम पर चले जाओ। तभी मीरा का पति सुरेश वहां आ जाता है। ये कपड़े लेकर बैठी है, चल मेरे लिए खाना डाल। आप कब सुधरोगे? सुबह सुबह शराब पीकर आ गए, ये नहीं कि कुछ काम धंधा कर लो। चुप कर, मेरा दिमाग मत खराब कर सुबह सुबह। ओ गुंजन, चल तू मेरे लिए खाना डाल कर ला, तेरी माँ का तो दिमाग खराब हो गया है। गुंजन अपने पिताजी से बहुत डरती थी, क्योंकि वो शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था। जी पिताजी, अभी ले आती हूँ। गुंजन अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरे हाथ पर पानी डाल दो, पिताजी को खाना देना है। मीरा जैसे ही गुंजन के हाथों को देखती है, मेहंदी तो बड़ी सुंदर लगाई है तूने, इसे साफ मत कर, रहने दे, मैं खाना दे दूंगी। माँ, तुम्हें पता है ये मालवाड़ी स्टाइल की मेहंदी है। मेरी एक दोस्त है, वो शहर गई थी, वहां से मेरे लिए ये मालवाड़ी मेहंदी की बुक लाई थी। इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है। जितना मन मेहंदी में लगाती है, कभी पढ़ाई में भी लगा लिया कर। माँ, अभी तो स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, पढ़ाई भी कर लूंगी ना। तुम दोनों यहाँ बातें करने लगी हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तभी सुरेश मीरा को जोर से चांटा मार देता है और उसे वहां धक्का देकर गिरा देता है और खुद वहां से चला जाता है। माँ, तुम ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। पता नहीं तेरे पापा कब शराब छोड़ेंगे। सुरेश बहुत शराब पीता था और हर समय नशे में रहता था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मीरा और गुंजन अकेले रहते थे। मीरा लोगों के घरों में काम करती थी और उसी से कुछ पैसे कमा लेती थी। एक दिन की बात है, मैंने खाना बनाकर रख दिया है और अब मैं काम पर जा रही हूँ, तू बाकी का काम देख लेना बेटा। माँ, आप जाओ, मैं मेहंदी के पत्ते पीसकर बाकी भी काम कर लूंगी। मीरा काम पर चली जाती है। गुंजन को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। उसे जब भी समय मिलता था, वो मेहंदी लगाकर बैठ जाती थी। स्कूल में भी सब जानते थे कि गुंजन बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। गुंजन ने अपने घर के पीछे मेहंदी के पेड़ भी लगाए हुए थे और वो उनका बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन मीरा काम से घर वापस आ रही थी, तभी उसकी माँ को मोटरसाइकिल टक्कर मार देती है, जिससे मीरा को बहुत चोट लग जाती है। तभी दो लड़के वहां आते हैं और मीरा को सड़क पर जख्मी हालत में देखकर उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर मीरा का इलाज करते हैं। देखिए, आपको कुछ दिन आराम करना होगा, आपके सर और पैर में बहुत गहरी चोट आई है। इसके बाद वो लड़के मीरा को उसके घर छोड़ने आते हैं। माँ, ये सब क्या हो गया आपको? देखिए, आपकी माँ को एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी और इनको गहरी चोट आई है और डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें आराम करना होगा। अब गुंजन अपनी माँ का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, माँ, आज घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जा, बक्से में कुछ पैसे रखे हैं, जाकर ले ले और बाजार से थोड़ा राशन ले आ। गुंजन जाकर देखती है तो वो बक्सा खाली था। माँ, उसमें तो कुछ भी नहीं है, बक्सा तो खाली है। तेरे बाप ने उसकी भी शराब पी ली होगी। मैंने छुपाकर कुछ पैसे रखे थे उस बक्से में, पता नहीं कब उसने वो पैसे निकाल लिए। खुद तो चला गया और हमें छोड़कर चला गया यहाँ मरने के लिए। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ देखती हूँ। बेटा, तू बाजार जाकर रमेश अंकल से सामान ले आ, उनको बोल देना कि मैं जल्द ही उधार चुका दूंगी।
गुंजन रमेश अंकल की दुकान पर जाती है। अंकल, कुछ सामान चाहिए था। माँ ने बोला है कि पैसे थोड़े दिनों के बाद दे देंगी। देख बेटा, पैसे दे जा और सामान ले जा, मैं उधार नहीं करूंगा। गुंजन बिना सामान लिए वहां से आ जाती है। तभी वो देखती है कि एक चौक पर मेहंदी वाले बैठकर मेहंदी लगा रहे थे। क्यों ना मैं भी यहाँ आकर मेहंदी लगाया करूं। वैसे भी स्कूल में मेरी मेहंदी को सब टीचर और लड़कियां पसंद किया करते थे। गुंजन घर पर आ जाती है। माँ, वो रमेश अंकल ने सामान देने से मना कर दिया। बोल रहे थे कि पैसे लेकर आओ और सामान ले जाओ। माँ, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी बाजार के चौक पर बैठकर लोगों को मेहंदी लगाऊं, उससे कुछ पैसे तो आएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। अगले दिन गुंजन सुबह सुबह उठकर सारा काम खत्म करती है और घर से ही मेहंदी के कोन बनाकर बाजार में एक जगह पर बैठ जाती है। भगवान, मैं यहाँ आ तो गई, पर पता नहीं कोई मुझसे मेहंदी लगवाएगा या नहीं। तभी वहां एक औरत आ जाती है। सुनो, एक हाथ में मेहंदी लगाने के कितने पैसे लेती हो? जी, एक हाथ के 100 रुपए। पहले एक हाथ पर लगा दो, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं दूसरे हाथ पर भी लगाऊंगी। गुंजन उस औरत के हाथ पर मेहंदी लगाती है और उस औरत को वो मेहंदी बहुत पसंद आती है। अरे, तुमने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, चलो तुम मेरे दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लगा दो। गुंजन उस औरत के दोनों हाथों पर मेहंदी लगा देती है। तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी आती है। उसमें से 2 लड़कियां उतरती हैं जो सब मेहंदी वालों के पास जा रही थी और वो गुंजन के पास आते हैं और वो उस औरत के हाथों में मेहंदी देखते हैं जो गुंजन ने लगाई थी। वाओ, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ यार, मैंने तो इतनी सुंदर मालवाड़ी मेहंदी कभी देखी ही नहीं। और वो औरत गुंजन को पैसे देकर वहां से चली जाती है। सुनो, मुझे अपनी शादी पर मालवाड़ी मेहंदी लगानी है, तुम ब्राइडल मेहंदी का कितना चार्ज करती हो? जी, मैं यहाँ पर नई आई हूँ, आप अपने हिसाब से दे देना। 15,000 ठीक है? क्या 15,000? अच्छा ठीक है, 20,000 ले लेना, इतना तो ठीक है ना? जी, मैं लगा दूंगी। आप मुझे बता दो मेहंदी कब और कहाँ लेकर आनी है। इस महीने की 24 तारीख को तुम्हें हमारे घर पर आकर मेहंदी लगानी होगी और मेरे ड्राइवर आपको यहाँ से ले आएंगे। और ये 5,000 तुम एडवांस रख लो, बाकी के तुम्हें 24 तारीख को मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। अरे गुंजन, तू इतनी जल्दी आ गई। माँ, वो घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए सामान जल्दी लेकर आ गई। और आपको पता है, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मुझे पहले ही दिन बहुत अच्छा काम मिल गया। गुंजन सारी बात अपनी माँ को बताती है। मीरा भी बहुत खुश हो जाती है। माँ, अगर ऐसे ही काम मिलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा। और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। बीटेक पानीपुरी वाली दमयंती आज बहुत खुश थी। उसकी जीवन का आधार पोती अंजलि आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने शहर जा रही थी। 70 वर्ष की उम्र में आज 30 वर्ष की महिला की तरह दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी। अरे पुनिया, थोड़ा सा दही लेकर आ अपने घर से। मेरी अंजलि आज पहली बार अकेले शहर जा रही है, दही खाकर जाएगी तो सारे काम अच्छे से होंगे। लाती हूँ, लेकिन तू अपने आप को संभाल, कल रात से जागी हुई है, कुछ हो गया तो फिर देखने वाला कोई भी नहीं है। अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे कौन सा कहीं दूर जाना है। अंजू के जाने के बाद तो दिन भर आराम ही करना है। बस जल्दी से अंजू इंजीनियर बन जाए, तब इसका हाथ किसी राजकुमार के साथ पिलाकर गंगा नहाऊंगी। दादी, मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि नहीं करनी मुझे शादी वादी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तांगे पर बैठकर अंजलि अपनी दादी और पुनिया के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचती है। दमयंती अपने पल्लू से बार बार अपने आंसुओं को पोंछ रही थी।
बेटी सरला और दामाद 15 वर्ष पहले ही रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से वही अंजलि को पाल पोस रही थी। दादी देखो मेरी ट्रेन आ गई। चाचा थोड़ा तेज तेज हाँको ना तांगे को, वरना ट्रेन छूट जाएगी। बेटा तू जाकर अपनी सीट देख, हम तेरा सामान लेकर आते हैं। अंजू बेटा इस झोले में तेरे खाने का सामान है, रास्ते में खा लेना। ट्रेन का सामान नहीं खाना। बोतल में पानी रखा है वो पी लेना, और अजनबियों से ज्यादा बात मत करना, और ना ही उनकी किसी चीज को खाना। ठीक है दादी, सिग्नल हो गया है, मैं चलती हूँ। रोना मत और टाइम से खाना खाना। पुन्नी चाची दादी का ख्याल रखना। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को छोड़ अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। इधर प्लेटफॉर्म पर दमयंती दहाड़ मारकर रोने लगती है। पुनिया और तांगे वाला मिलकर किसी तरह उसे घर लाते हैं। उधर दूसरे दिन अंजलि ट्रेन से उतरकर सीधे कॉलेज पहुंचती है। वहां पहले ही रोहन और उसकी टीम नए स्टूडेंट्स की रैगिंग कर रहे होते हैं। ओ मैडम, ये कबाड़ी का दुकान नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज है। अपनी कबाड़ कहीं और ले जाओ। भैया मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, वो लेट हो रही थी इसलिए सामान सब लिए डायरेक्ट स्टेशन से कॉलेज ही आ गई। क्या? मेरी कोई बहन नहीं है, मैं एक लौता बेटा हूँ अपने माँ बाप का। तुम देहाती लोग में यही एक बड़ा प्रॉब्लम है, जहां गई वही रिश्ता बनाने लगती हो। डॉली, इस बहन जी को जरा मेरे बारे में बताओ। हाँ बहन जी, किससे मिलना है तुम्हें? माली से मिलना है या किसी पियोन से? मुझे किसी से नहीं मिलना, बल्कि एडमिशन काउंटर पर जाना है। आज मेरा एडमिशन का लास्ट डेट है। प्लीज काउंटर किधर है बताइए ना। रोहन आंख मारते हुए, डॉली इसे 2 नंबर काउंटर पर भेज दो। वो सामने सीढ़ी देख रही हो, बस उसके बगल में गेट है, उस गेट को खोलकर घुस जाना। अंदर में तुम्हें एडमिशन का काउंटर मिल जाएगा। ओके थैंक्स सिस्टर। अंजलि जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाती है, अंदर टॉयलेट देखकर वो वापस निकल आती है। सभी ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। अंजलि किसी तरह एडमिशन काउंटर पर पहुंचकर एडमिशन ले लेती है। उधर गांव में दमयंती के घर पर, दमयंती, ओ दमयंती, घर और जमीन के कागज कब दोगी? आज पूरा 1 साल हो गया तुम्हें पैसा लिए हुए, ना मूल दे रही हो ना सूद। अरे करौड़ी, मैं कौन सा भागी जा रही हूँ, पाई पाई मिल जाएगी। मेरी पोती को इंजीनियर तो बनकर आने दो। वो सब मैं नहीं जानता। 1 सप्ताह के अंदर अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो घर और जमीन सब मेरी हो जाएगी। इसके बदले मैं तेरी पोती की फीस भर दूंगा। गांव का होने के नाते इतना मैं कर सकता हूँ बस। इस तरह करौड़ी दमयंती की सारी जमीन लिखवा लेता है। अब दमयंती पुनिया के यहाँ रहती है और गांव में बर्तन मांजकर किसी तरह अपने दिन गुजारती है। इधर शहर में अंजलि की रूम पार्टनर सोनी उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। अंजलि, आज लास्ट सेमेस्टर का फीस भरने का आखिरी दिन है। अगर फीस नहीं भरी तो फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। मुझे मालूम है बहन, दादी को 2 दिन पहले ही बता दिया था, लेकिन पता नहीं वो कैसे इंतजाम करेगी। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे पुन्नी चाची तुम? हाँ बेटी, अपनी दवाई लेने यहाँ आई थी। तेरी दादी ने ये पैसे भेजे हैं, रख ले। मुझे देर हो रही है, डॉक्टर के पास जाना है। अरे चाची, रुकोगी नहीं? नहीं बेटी, डॉक्टर साहब फिर उठ जाएंगे, मैं चलती हूँ। पुनिया आंखों की आंसू छुपाते हुए तेजी से वहां से निकल जाती है। वहां शहर के सबसे बड़े सोनार के यहाँ दमयंती ने सुहाग की अंतिम निशानी गले का हार बेचकर अंजलि को पैसे दिए थे। अंजलि इन सब बातों से बेखबर फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करके अपने गांव पहुंचती है। पुन्नी चाची, अरे ओ पुन्नी चाची, मेरे घर में ताला क्यों लगा हुआ है और दादी कहाँ है? दादी अंदर है, अंदर चल। अरे बाद में आऊंगी चाची आपके घर, पहले थोड़ा अपने घर में जाकर फ्रेश हो लूं। दादी, ओ दादी, चलो चाबी ले आओ अपने घर की। देखो मैं बीटेक होकर आई हूँ। तभी करोड़ीमल वहां आता है। चाबी? कैसी चाबी? किसके घर की चाबी? बेटी, ये अब घर मेरा है, तेरा घर बिक चुका है।
करोड़ी चाचा, मुझे ऐसी घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपनी दादी से बात कर रही हूँ, बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ। बेटी अंदर चल, मैं तुझे सब बताती हूँ। अंजलि घर के अंदर जाते ही सन्न रह जाती है। एक खाट पर बूढ़ी बीमार दादी खांसते हुए उसे निहार रही थी। अंजलि को समझते देर नहीं लगती। दूसरे दिन वो वापस शहर जाती है, लेकिन लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक दिन बाजार में कॉलेज के बाहर पानी पूरी बेचने वाले से उसका सामना होता है। अंजलि बेटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भैया, काम की तलाश में भटक रही हूँ 1 महीने से, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। अब लगता है गाँव वापस ही जाना पड़ेगा। बहुत उम्मीद लेकर आई थी यहाँ। तुम कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा दुबई चला गया है और मुझे भी बुला रहा है। अब एक लौता बेटे के सिवा मेरा तो कोई भी नहीं है, इसलिए अगले हफ्ते मैं दुबई जा रहा हूँ। वैसे बिटिया, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। अरे भैया, मेरे ऐसे हालात देखकर आपको लगता है कि मैं कुछ बुरा मानूंगी? बिटिया, तुम्हें याद है एक बार जब लगातार बारिश हो रही थी तो तुमने 3 दिनों तक पानी पूरी अपने घर से बनाकर मुझे लाकर दी थी, और वो पानी पूरी इतनी टेस्टी थी कि 2 घंटे में ही सब बिक गए थे। हाँ भैया, आपको आज तक याद है? तो जब तक काम ना मिले तुम मेरी दुकान यूज कर सकती हो। वैसे भी मैं दुकान समेटकर दुबई जाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें अपने ही कॉलेज के बाहर पानी पूरी बेचने में शर्म आ सकती है। शर्म कैसी भैया, बल्कि मैं तो बीटेक पानी पूरी वाली लिखकर पानी पूरी बेचूंगी। वाह, ये हुई ना बात। तो फिर कल से दुकान तुम्हारी। दूसरे दिन कॉलेज के ठीक सामने बीटेक पानी पूरी वाली साइन बोर्ड के साथ ठेला लग जाता है। कॉलेज के पास से गुजरने वाले लोग एक बार ठहरकर देखने लग जाते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं तो कुछ हौसला देते, पर जिसने भी पानी पूरी खाई उसके स्वाद के गुलाम हो गए। एक दिन, अरे डॉली, ये देख, बीटेक पानी पूरी वाली, ये तो अपनी कबाड़ वाली है। हाँ, ये तो वही है। अरे तू, मैंने कहा था ना कि तुम जैसे लोग कबाड़ का ही काम कर सकते हैं। रोहन, कम से कम कबाड़ का धंधा इससे तो अच्छा था। ये तो अपने कॉलेज की इज्जत ठीक सामने पानी पूरी बेचकर पूरी तरह से तार तार कर रही है। खैर, कबाड़ वाली 2 प्लेट पानी पूरी पैक कर दे, हम यहाँ खाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। और सुन, बचे पैसे ना टिप समझकर रख ले। आप बचे पैसे वापस रख लो और मुझे अपने काम करने में कोई शर्म नहीं है। अंजलि का व्यवहार और पानी पूरी की लाजवाब टेस्ट के कारण जल्द ही पूरे शहर में बीटेक पानी पूरी वाली फेमस हो जाती है। कई बड़े बड़े शहरों में बीटेक पानी पूरी वाली की ब्रांच खुल जाती है। अंजलि का नाम अब शहर के प्रसिद्ध करोड़पतियों में गिना जाने लगता है। अंजलि अब अपनी दादी के साथ शहर के बीचों बीच शानदार आलीशान बंगले में रहना शुरू कर देती है। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। क्या आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड है जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी हो और वो आज ऐसे फील्ड में है जिसमें अक्सर बहुत से लोगों को काम करने में शर्म आती है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।